गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोगों का पार्ट 3 है। इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड किया जा चुका है। पार्ट 3 में पढ़ना है द कैनेटिक वार। चैप्टर 2 का द कैनेटिक वार को हम लोग द कर्नाटका वार भी कहते हैं। तो इसमें किसके किसके बीच में हुआ कैनेटिक वार? तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि द कैनेटिक वार यानी अनदर नेम कर्नाटका वार, और किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो देखिए फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में थर्ड कैनेटिक वार हुआ। कहा जाता है फर्स्ट कैनेटिक वार 1746 से लेकर 1748 तक। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 46 to 48। तो फर्स्ट कैनेटिक वार 1746 से लेकर 1748 तक। कहा जाता है फ्रेंच कैप्चर। फ्रेंच क्या चीज़ पर कैप्चर कर लेता है? मद्रास। उस समय मद्रास किसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रहता है? तो ब्रिटिश का। फिर क्या करता है ब्रिटिश? किसको कैप्चर कर लेता है? तो लुइसबर्ग। लुइसबर्ग कहाँ पे रहता है? नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में उस समय ब्रिटिश का फ्रेंच का एम्पायर रहता है लुइसबर्ग। तो लुइसबर्ग को कैप्चर ब्रिटिश कर लेता है और ब्रिटिश के रीजन को कैप्चर फ्रेंच कर लेता है। दोनों में सेटलमेंट होता है कि चलो अब देखिए जब बराबर का वार होता है तभी अच्छे से सेटलमेंट होता है। तो दोनों में सेटलमेंट होता है कि हम दोनों जिसके जिसके रीजन को कैप्चर किए हैं एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंच क्या करता है? ब्रिटिश को मद्रास लौटा देता है और ब्रिटिश क्या करता है? लुइसबर्ग फ्रेंच को लौटा देता है। इसी तरह दोनों का आपस में ट्रीटी भी हो जाता है। जो ट्रीटी होता है एक्सी-ला सपेला कहा जाता है। एक्सी-ला सपेला ट्रीटी होता है जो 1748 में ट्रीटी होता है। और यह ट्रीटी में कहा जाता है कि हम दोनों का जो भी रीजन है आपस में एक दूसरे को समझौता कर लेते हैं। तो ठीक है, तो उसका कॉज क्या था आखिर फर्स्ट कैनेटिक वार का? तो कॉज क्या था से देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ नवाब इन कर्नाटका। ब्रिटिश चाहते थे कि मेरा पर्सन है जो मेरा आदमी है वह कर्नाटक का नवाब बने यानी राजा बने, और फ्रेंच चाहते थे कि जो मेरा पर्सन है जो मेरा आदमी है वह कर्नाटक का नवाब बने। तो यही कॉज था कि ब्रिटिश अलग पर्सन को सपोर्ट करते थे और फ्रेंच अलग को सपोर्ट करते थे। तो फर्स्ट कैनेटिक वार में कोई रीजन नहीं निकला। कोई रीजन इसलिए नहीं निकला क्योंकि यह बराबर का वार था, यानी आपस में ब्रिटिश भी उतना ही पावरफुल था उस समय और फ्रेंच भी उतना ही पावरफुल था। दोनों आपस में बराबर के कंडीशन में आ जाते हैं, इसलिए यह वार आगे नहीं बढ़ सका। अब आते हैं सेकेंड कैनेटिक वार। अब देखिएगा सेकेंड कैनेटिक वार कब से कब तक होता है? तो 1749 से लेकर 1754 तक। तो इसका कॉज क्या था? तो द नवाब ऑफ कैनेटिक वार किल्ड बाय द फ्रेंच। उस समय फ्रेंच का जो वर्तमान नवाब था यानी प्रेजेंट में जो नवाब था उसको फ्रेंच क्या कर देता है? किल्ड कर देता है। यानी कर्नाटक का या कैनेटिक का जो नवाब था उसको फ्रेंच किल्ड कर देता है, मार देता है। मारने के बाद चाहता है कि मेरा जो पर्सन है मैं उसको नवाब बनाऊँ। तो देखिएगा उसमें क्या होता है? फ्रेंच सपोर्टेड। तो फ्रेंच क्या करता है? सपोर्टेड करता है। तो फ्रेंच कैनेटिक में किसको सपोर्ट करता है? तो चंदा साहिब। कैनेटिक बोले तो कर्नाटक के रीजन में फ्रेंच किसको सपोर्ट करता है? तो चंदा साहिब को। और हैदराबाद में किसको सपोर्टेड करता है? तो मुजफ्फरजंग को। तो फ्रेंच चाहता है कि कर्नाटक में चंदा साहिब राजा बने और हैदराबाद में मुजफ्फरजंग राजा बने यानी किंग बने। लेकिन ब्रिटिश किसको सपोर्ट करता है? ब्रिटिश चाहता है कि कर्नाटक में एमडी अली यानी मोहम्मद अली राजा बने और हैदराबाद में नसीर जंग राजा बने। उससे ब्रिटिश को फायदा होता है कि ब्रिटिश को दोनों रीजन में फ्री ट्रेड मिलता। अगर ये दोनों राजा बनता, चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग अगर राजा बनता, तो हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच को फ्री ट्रेड मिलता। तो वे सभी ने कभी भी अपने ही प्रॉफिट के लिए वे दोनों को सपोर्ट करते रहते हैं। इसमें लास्ट में होता क्या है कि फ्रेंच गॉट डिफीटेड। फ्रेंच डिफीटेड हो जाता है। डिफीटेड होने के बाद कैनेटिक वार का यानी जो कैनेटिक का जो राजा बनता है वह एमडी अली बनता है और हैदराबाद का जो राजा बनता है वह नसीर जंग बनता है। चलिए अब आते हैं फिर से थर्ड कैनेटिक वार।
थर्ड किनेटिक वार कब से कब तक हुआ? तो 1758 से लेकर 1763 तक। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 58 to 63। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्ड किनेटिक वार 58 to 63 हुआ। अब आते हैं उस समय फ्रेंच गवर्नर कौन थे? तो काउंट डी लैली। तो याद रख सकते हैं उस समय फ्रेंच गवर्नर थे काउंट डी लैली। उस समय एक ट्रीटी हुआ जो ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। फ्रेंच क्या करता है कि ब्रिटिश का सबसे बड़े कैप्चर पार्ट्स जो नॉर्थ अमेरिका में रहता है उस पर कैप्चर कर लेता है। उस पर फिर ब्रिटिश क्या करता है, फ्रेंच के कुछ रीजन को कैप्चर कर लेता है। फिर दोनों में ट्रीटी होता है और ट्रीटी का मीनिंग होता है सेटलमेंट। दोनों में सेटलमेंट होता है और वह सेटलमेंट पेरिस में होता है, फ्रांस के कैपिटल में। इसलिए इस सेटलमेंट का जो नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस कब होता है? तो 1763 में। तो चलिए इस तरह था फर्स्ट किनेटिक वार, सेकेंड किनेटिक वार और थर्ड किनेटिक वार। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। देखिए बंगाल को ब्रिटिश कैसे जीतता है? तो ब्रिटिश 2 बैटल से ही बंगाल के पूरे रीजन पे कैप्चर कर लेता है। फर्स्ट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी 1757 और सेकेंड बैटल है बैटल ऑफ बक्सर 1764। यह दोनों बैटल तय कर देता है कि ब्रिटिश अब इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा। 2 बैटल कौन तय करता है? तो फर्स्ट बैटल 1757 और सेकेंड बैटल जो था 1764। तब देखिएगा 1757 में जो बैटल था वह सिराजुद्दौला के समय था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है, इसके जो अंकल थे, इसके अंकल थे, इसकी मदर की सिस्टर थी, फिर इसके जो कजन ब्रदर एंड सिस्टर थे, ये सब इसके एंटी थे। वे सब चाहते थे कि वे हम किंग बने तो हम किंग बने। वे सभी क्या करते हैं कि ब्रिटिश को वे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने पर सिराजुद्दौला को हटा दिया जाता है और मीर जाफर को क्या किया जाता है? बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर मीर जाफर को 2 साल के बाद हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो मीर कासिम जिस समय बंगाल का नवाब होता है उस समय इसके समय जो बैटल होता है उसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कब होता है? 1764 में। देखो मीर कासिम कभी भी नहीं चाहता था कि बंगाल पे ब्रिटिश का शासन हो। वे चाहता था किसी तरह हम बंगाल से ब्रिटिश का शासन हटाएं और फुल्ली हम बंगाल का क्या करें? एडमिनिस्ट्रेट करें। तो उसने क्या करता है मीर कासिम? वे अपने कैपिटल को शिफ्ट कर देता है। वे क्या करता है? बंगाल से कैपिटल को वे मुंगेर शिफ्ट कर देता है, जो ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगता। वे चाहता है कि ब्रिटिश पे मेरे जो रीजन हो या मेरा जो कैपिटल हो उसमें ब्रिटिश कोई हस्तक्षेप नहीं करे, ब्रिटिश किसी तरह की समझौता नहीं करे। इसीलिए वे क्या करता है? वे बंगाल से कैपिटल को शिफ्ट कर कर वे मुंगेर लाता है, जो ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगता है। ब्रिटिश कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास जो कैपिटल है वो बंगाल ही रखो और सारा रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेरे पास दो। इसीलिए मीर कासिम इसकी बात को नहीं मानता और मीर कासिम के समय क्या होता है और ये ब्रिटिश के साथ वार होता है। उस समय ब्रिटिश मीर कासिम क्या करता है? बंगाल छोड़कर भागता है और वहाँ से आता है बे अवध। अवध में शाह आलम II क्या करता है? मीर कासिम को सपोर्ट करता है और एक मुगल इम्पेरियर जो था उस समय शाह आलम मुगल इम्पेरियर सपोर्ट नहीं, मीर कासिम को सिराजुद्दौला सपोर्ट करता है जो अवध का नवाब था, और शाह आलम II उस समय मुगल इम्पेरियर का नवाब था, वह सपोर्ट करता है। उसके बाद मीर कासिम, यह तीनों मिलकर वे ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश फिर भी क्या हो जाता है? जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है? इसके साथ एक ट्रीटी होता है जिसको कहा जाता है इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी में क्या किया जाता है कि जो अवध का नवाब सिराजुद्दौला होता है उस पर 30 लाख रुपया क्या लगाया जाता है? 30 लाख रुपये इस पर पनिशमेंट लगाया जाता है कि तुम बिना काम के इस वार में इन्वॉल्व हुए, इसलिए आपको 30 लाख रुपया क्या करना होगा? पनिशमेंट के तौर पे आपको देना होगा।
तो देखिए इस तरह से कहा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है यह ब्रिटिश को सुप्रीम पावर बना देता है। फिर आते हैं ब्रिटिश के द्वारा ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहा जाता है ड्यूअल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ड्यूअल सिस्टम इसको क्यों कहा गया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ड्यूअल सिस्टम में नॉमिनल हेड नवाब को बनाया जाता है, लेकिन जो रियल हेड होते हैं वह ब्रिटिश होते हैं। जी, कहा जाता है ब्रिटिश फाइनेंशियल पावर, सारा पावर ब्रिटिश के पास रहता है, और जो किंग होते हैं उनको सिर्फ जजमेंट का पावर दिया जाता है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में किसी तरह की जजमेंट है तो आप देखिए। तो कहा जाता है नॉमिनल हेड लोकल रूलर को बनाया जाता है, और जो रियल हेड होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को ड्यूअल सिस्टम कहा गया, और ड्यूअल सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी क्या थे, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इनके द्वारा डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और डुअल सिस्टम में क्या था, तो एक लोकल लेवल का गवर्नमेंट था और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट था। लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट था वे नॉमिनल हेड थे, और जो रियल हेड थे वे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। कहा गया कि यह डुअल सिस्टम को जो फिनिश्ड करते हैं, उनका जो एंड करते हैं, उनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था। तो याद रख सकते हैं कि डुअल सिस्टम एंडेड किन के द्वारा किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, 1773 में किया गया। तो चलिए आज का यह चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। दैट्स ऑल।